पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि जिंदगी का आनंद भी हम तभी ले सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। किसी भी देश के स्वस्थ नागरिक ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए संसद टीवी पर हम बात करते हैं हेल्दी इंडिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। हेल्दी इंडिया में आज बात होगी टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की। टीबी के संक्रमण का असर दशकों से भारत ही नहीं दुनिया भर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार टीबी दुनिया भर में होने वाली मौतों के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से अधिक लोग तपेदिक से जूझ रहे हैं। विश्व के कुल टीबी मरीजों के 25% से अधिक भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने प्रत्येक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, जिनमें सफलता भी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय टीबी संक्रमित लोगों की मदद करने वाली नीतियों को बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। पिछले साल राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम संभव है। टीबी का इलाज प्रभावी और सुलभ है और सरकार इसकी रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान कर रही है। तो इस पर आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपसे उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर के मदन गोपाल हैं, आप वरिष्ठ सलाहकार हैं स्वास्थ्य नीति आयोग। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर हैं आप, मेडिसिन विभाग, एम्स दिल्ली। बहुत स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और सबसे पहले इस डिजीज को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या। एक ऐसी बीमारी जिसे लेकर हमारे समाज में तमाम भ्रांतियां हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीबी है क्या। डॉक्टर संजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं ये बताना चाहता हूँ ट्यूबरकुलोसिस, इसको हिंदी में हम तपेदिक डिजीज़ भी कहते हैं, बीमारी कहते हैं। ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे किसी पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में खांसी अगर पेशेंट करता है तो वो सराउंडिंग एयर में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइकोबैक्टीरिया आ जाते हैं जो एयर में रहते हैं। इसीलिए हम इस बीमारी को एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। तो क्या होता है, उसके बगल में अगर जैसे किसी को बीमारी है, आसपास उसके कोई रह रहा या फैमिली में घर में कोई है, तो वो अगर उस कीटाणुओं को बार बार इनहेल करता है तो वो लंग में पहुंच जाते हैं और लंग को, फेफड़ों को अटैक करते हैं, जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है। और यहाँ मैं ये भी बता सकता हूँ, सभी को ये बीमारी नहीं होती है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो इस बीमारी को इनमें पनप नहीं पाती है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कुछ खास एक ग्रुप है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, साथ में HIV इन्फेक्शन है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, और स्मोकिंग करते हैं या इंजेक्शन ड्रग अब्यूज़ है, इस तरह की बीमारियां जिसमें लो इम्यूनिटी रहती है, कैंसर है, तो इन लोगों में जल्दी चांसेस होते हैं इस बीमारी को पकड़ने के। तो ये, और दूसरा मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इस बीमारी में सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस बीमारी में अगर किसी को 2 तरह से होते हैं। एक तो लेटेंट टीबी कहते हैं, जिसे हम लेटेंट इन्फेक्शन होता है। इसमें एक्टिव डिजीज़ नहीं होती, इसमें आपके बॉडी में कीटाणु हैं बट वो इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं है कि आपको डिजीज़ हो। तो उस बीमारी को हम लेटेंट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्टिव डिजीज़ है, जब सिम्टम्स हो जाते हैं, मरीज़ को बुखार आने लगता है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, वज़न कम होने लगता है, भूख कम हो जाती है, और साथ में उनको नाइट में स्वेटिंग होने लगती है, रात के समय में पसीने आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, वीकनेस होने लगती है,
और कभी कभी ऐसे मरीजों को परमेनिक टीबी के खांसी में ब्लड भी आ जाता है, तो हम उसको एक्टिव परमेनिक ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जी। और साथ में मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि एक्टिव परमेनिक ट्यूबरकुलोसिस के साथ ये बीमारी कुछ लोगों में एक्स्ट्रा परमेनिक ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। जैसे एक्स्ट्रा परमेनिक ट्यूबरकुलोसिस का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके नेक में गांठ हो जाती है, जिसे हम सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं जी। फिर आपको ब्रेन में ये हो सकती है, जैसे सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लंग में प्लूरल फ्यूजन हो सकता है, प्लूरा में फ्लूइड बढ़ आ जाता है। एसाइटिस हो सकती है टीबी के कारण पेट में, और बोन्स में भी टीबी हो सकती है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी टीबी हो सकती है, जिसे हम पॉट स्पाइन कहते हैं। और इसी तरह गायनी की टीबी होती है लेडीज़ को, जो एक बहुत ही कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का हमारे कंट्री में। अगर फीमेल जेनिटल टीबी होती है तो पेशेंट कैन नॉट कंसीव और या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। जी। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, और मैं साथ में ये इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ जोड़ना बिल्कुल, हम चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन की भी आगे बात करेंगे, चूंकि टीबी सिर्फ पल्मोनरी नहीं, शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है, और वो उससे कैसे अलग है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चर्चा में डॉक्टर के मदन गोपाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल करना चाहूँगी। गोपाल सर, चूँकि विश्व में जितने भी तपेदिक के मरीज हैं, 25% से ज़्यादा जो संख्या है वो भारत में बताई जा रही है, और भारत ने एक बहुत ही जो लक्ष्य है वो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी अपना बना लिया है कि 25 तक हमें इसको पूरी तरह से मुक्त करना है देश को टीबी से। अगर मैं सरकारी नीतियों की बात करूं, सरकारी प्रयासों की बात करूं, तो इस समय कितनी तेज़ी से और तीव्र गति से वो चल रहे हैं और उनमें क्या है? अर्पिता जी, ये आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर जब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था जी। कि टीबी का तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम काफ़ी पहले से चल रहा है। अगर आप तपेदिक के बारे में बात करेंगे तो अभी 2008 में 9000 साल पुराने अवशेष, कंकालों के अवशेष में तपेदिक के कीटाणु मिले गए। तपेदिक जब से हमारा मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ, जब से ही तपेदिक के कीटाणु मौजूद हैं, और हमारी कार्य योजना भी चलती रही है। जब से हम लोग ने कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किए हैं, जब से तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम हुआ है। लेकिन 2018 में जब एनटीबी का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, एनटीबी दिल्ली सम्मेलन बोलते हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो की जाने वाली गतिविधियां हैं, उन्होंने बोला कि अब 10-15 साल की कार्य योजना बनाकर काम करते हैं, उसमें गति लाने की आवश्यकता है जी। जैसे एसडीजी गोल्स, जो आपकी यूएन के एसडीजी गोल्स हैं, 2030 तक के तपेदिक को एक मिनिमम लेवल तक के लाना है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से काम नहीं होगा, हमें मिशन मोड में काम करना है। तो उन्होंने एक टारगेट को प्रीपोन कर दिया, 30 की बजाय हम बोले 25 में अचीव करेंगे 2018 में, ये उन्होंने संकल्प लिया जी। उस संकल्प के बाद तो राष्ट्रीय जो आपके आप स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बना, जो आप बोलेंगे आपके रणनीतिक जो कार्य योजना बनाई गई, जिसमें कुछ लक्ष्य रखे गए। उसमें पहले जो एक समस्या आती थी कि तीव्र गति से कैसे उसका निदान किया जाए टीबी का, अगर खकार की पट्टी बनती है तो उसका कैसे निदान हो जल्दी से। तो एक जेन एक्स वाले जो आपके मशीन से सभी जगह व्यापक स्तर पे लगाए गए, जिसमें वो आपकी टीबी की भी जांच करती है, टीबी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, और जो अगर ड्रग रेसिस्टेंट है उसकी भी जांच वो 2 घंटे में देने में सक्षम है। वैसे मशीनों का काफ़ी विस्तार हुआ। जब मशीनों का विस्तार हो गया, टेस्टिंग होने लगी, डिटेक्शन होने लगा, फिर ये एक पाया गया कि टीबी के जो मरीज हैं जी, टीबी कैसे होता है, जैसे डॉक्टर सिन्हा साहब ने बताया कि ये तो वातावरण में विद्यमान है, हमारे शरीर में विद्यमान है, जो ऑलरेडी पहले है। जैसे आपका इम्यूनिटी कम होता है तो ये अपॉर्चुनिटी लेता है और आपको ग्रसित कर देता, रोग ग्रसित कर देता है। तो ये उसका प्रमुख कारण है आपके पोषण स्तर। तो उसके कारण एक सोचा गया कि हम उनके पोषण के उसमें भी सप्लीमेंट देना चाहिए। ठीक है। तो एक दूसरा चीज़, एक सोशल सपोर्ट भी चाहिए रहता है टीबी के उसमें, अगर कोई व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारी अभी डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मा एसोसिएटेड है इसके साथ, तो उसके लिए एक सोशल सपोर्ट भी चाहिए। तो इन सबको सोचते हुए हमारी कार्यनीति तो 2018 से चल रही है। 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाएगा, जो हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसको और सुदृढ़ करने के लिए इसमें 2 अंग जोड़े गए। एक तो आपका टीबी मित्र निश्चय मित्र बनाया गया, और उसके बाद निश्चय पोषण बनाया गया। निश्चय पोषण में जो टीबी के जो मरीज हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, 500 रुपये, जिसमें गोद लेने की प्रक्रिया है।
आर्थिक सहायता दी जाती है, और दूसरा जो निश्चय मित्र है वो गोद लेने की प्रक्रिया है, ताकि उसको साइको सोशल एंड अदर सपोर्ट दिया जा सके। ये दो चीज़ें हैं जी। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग को और सुदृढ़ करने के लिए आपका एक निश्चय पोर्टल भी बनाया गया पुराने कार्य योजना की कार्यनीति के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टीबी की जो गतिविधियां हैं उसको और थोड़ा त्वरित गति से आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, कोशिशें जारी थी, उनको और तेज किया उसके गया साथ है। 2-3 और योजनाएं हैं। तो हम लोग टीवी में सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं, तो उसमें एक तो प्रमुखता से रहता था कि ग्रामीण स्तर पे देखेंगे आप, तो पहले हमारा बायोफ्यूल यूज़ करते थे, तो उसके बाद जो हमारी उज्ज्वला योजना आई है, तो ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो उनको जो सांस की तकलीफ़ें होती थी भी, जो अल्टीमेटली टीबी में भी बदल जाती थी, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको। दूसरी हम लोग ने जो देखा है पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस में टीबी की होती है, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है तो वो भी एक तरह से सोशल डिटर्मिनेंट्स को हैंडल कर रही है। उसके बाद हमारी एक दो और जो सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर योजना है, जो ईट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, वो, और उसके बाद आपका जो एक और जो कंपोनेंट आपका ऐड हुआ है जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में वेलनेस कंपोनेंट, जो हम लोग लोगों को स्वस्थ बनाते हुए और टीबी का जो उन्मूलन है उसको और थोड़ा त्वरित गति से आगे बढ़ाने हुए सब पूरे इस तरह से काम हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करते हुए उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सके, ताकि वो संक्रमित ही ना हो। डॉक्टर संजीव सिन्हा, जैसे कि आपने बताया था कि टीबी पल्मोनरी के अलावा कैसे कैसे दूसरे भागों में फैलता है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अगर हम डायग्नोस को लेकर करें तो वो किस तरीके से आप लोग करते हैं? इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो वो जो स्पुटम आ रहा है पेशेंट को, जो बलगम आता है खांसी में, तो उसमें हम स्पुटम AFB टेस्ट करते हैं, टीबी के कीटाणु देखते हैं माइक्रोस्कोपी में। फिर जैसे सर ने बताया कि नए काफ़ी आजकल जीन एक्सपर्ट आ गया है जो रिमोट एरिया तक आ गया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक आ गए हैं। तो जीन एक्सपर्ट एक मशीन होती है जिससे हम विद इन डे, एक दिन में ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है और उससे पता चल जाता है कि मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस है। तो उसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। तो जीन एक्सपर्ट पहले तो हम लोग, और ये फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक सेंटर पर, टीबी सेंटर और डॉट सेंटर पर फ्रीली अवेलेबल कराया है जी। फिर हम लोग और टेस्ट होते हैं, जैसे हम MDR को रूल आउट करने के लिए एडवांस स्टेज में मिजिट लिक्विड टेस्ट करते हैं, अल्जे मीडिया टेस्ट करते हैं, साथ में हम लोग लाइन प्रोब एसिड टेस्ट करते हैं, और अभी रिसेंटली यूरिन में एक टेस्ट आया है जो लैम टेस्ट कहते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, उसको भी करते हैं। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं। साथ में हम अगर फेफड़े की टीबी है तो हम लोग एक्सरे भी करके देखते हैं कि कितनी बड़ी कितना लीजन, अगर कैविटी है, अगर कंसोलिडेशन है तो उसमें और एडिशनल कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। और साथ में अगर ब्रेन की टीबी है तो हम लोग CNS ट्यूबरकुलोसिस में CT स्कैन ब्रेन का करते हैं, MRI की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं, और साथ में हम लोग लंबर पंक्चर करके CSF एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि टीबी के कीटाणु उसमें हैं कि नहीं जी। और साथ में अगर पेट की टीबी है तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन करेंगे। अगर पेट में एसाइटिस हो गई है टीबी के कारण तो हम लोग उस फ्लूइड निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। ऐसे ही प्लूरल फ्यूजन में भी हम लोग एक्सरे करके या अल्ट्रासाउंड करके फ्लूइड निकाल के टीबी के कीटाणु का टेस्ट करते हैं। जी जी। और साथ में जैसे मैंने बताया कि आजकल जो है फीमेल्स हैं उनको जेनेटल टीबी अगर है तो इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही कॉमन कॉज है इंडिया में जी। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, बायोप्सी करते हैं, हिस्टोग्राफी, हिस्टोसल्फेंजोग्राफी और हिस्टोस्कोपी करके हम लोग बायोप्सी लेते हैं और फिर बायोप्सी से जीन एक्सपर्ट और PCR टेस्ट करके कंफर्म करके हम लोग। हालांकि ये दुखद है लेकिन आज भी हमारे समाज में टीबी को एक कलंक के रूप में देखा जाता है और कई बार ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जो रोगी होता है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसे लगता है कि समाज में उसे एक अलग डिस्कार्डेड कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या आप अभी भी जागरूकता की जो कमी है वो मानते हैं? क्योंकि अभी भी खासकर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, रिमोट एरियाज़ की बात करें, लोगों में टीबी को लेकर जागरूकता जो है वो अभी भी काफ़ी कम है और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? आपने सही कहा कि जागरूकता की कमी है अभी भी किसी को, क्योंकि जो भी छुआछूत की बीमारी होती है प्रायः
इवन आप जो ग्रामीण क्षेत्र बोल रहे हैं, हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें भी ये छुआछूत की समस्या अभी भी है। जब भी किसी आप सावधान परिवार में भी जाएंगे, किसी के घर में टीबी होती है, उसको एक अलग कमरे में रख दिया जाता है, खान पान सब कुछ अलग कर देते, बर्तन भाड़े सब अलग कर देते हैं, उसके एक अलग चीज़ है। उसके लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। जैसे हम लोग आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में और आपके शहरी क्षेत्रों में हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं जी। उनके मॉड्यूल्स हैं कि कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा ये इसकी भ्रांतियों को दूर की जा सके। तो उसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, उनकी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं ताकि जन जन तक के जो टीबी से जुड़ी जो कृतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उसको कैसे उनका निदान किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सकें। प्रायः ये होता है कि जागरूकता की कमी के कारण वो बहुत लेट आते हैं, सिस्टम में लेट आते हैं डिटेक्शन में जी। तो उसके कारण क्या होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जब वो ग्राम के भ्रमण में जाते हैं तो आशा कार्यकर्ता बताते हैं कि ये आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा के इनको खांसी है, या उनको स्वास्थ्य केंद्रों में लेकर आती हैं, वहाँ पे उनकी जांच होती है, उसके बाद उनको RNT आपके जो टीबी कंट्रोल टीबी NTB प्रोग्राम है उसमें शामिल कर लिया जाता है, निश्चय पोर्टल में आ जाता है, उसको पूरी सुविधाएं मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो एक पहलू हो गया जब किसी को लक्षण आते हैं। जी। प्राय इतनी जागरूकता लानी है कि किस तरह के लोगों को जैसे लक्षण है, जैसे आपका हल्का बुखार बना रहता, बुखार टूट नहीं रहा है जी। शाम को ये टीबी का बुखार प्रायः शाम को आता है। जैसे आप लक्षण पूछेंगे कि शाम को अगर बुखार आ रहा है, बना रहता है, बुखार टूट नहीं रहा है, हल्का बुखार बना रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो रहा है, या अगर ये ऐसे कोई चिन्ह है और उसके बाद 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको खांसी है ककार के साथ, तो उसको दिखवाने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसको जांच करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़े। एक तो ये बात होगी, उसकी जागरूकता होनी चाहिए कि लक्षण क्या होते हैं, तो कार्यकर्ता तो ले जाएगी लेकिन जनमानस में भी लक्षणों की जागरूकता होनी चाहिए। जी। दूसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री जो टीबी वाले जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 2022 में, उसमें एक जो प्रमुख एक था निश्चय मित्र निश्चय पोषण के अलावा एक जो थी जन भागीदारी की बात। हमें जब तक कि इसको जन भागीदारी के रूप में इसको नहीं लेंगे, एक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको लोगों में जागरूकता लाने के लिए। जी। इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एको जो प्रोग्राम जिसके साथ जुड़ा था आपका स्वच्छता अभियान, क्लीन इंडिया मूवमेंट जो चला था, स्वच्छ भारत अभियान, जी। वो भी एक चीज़ था जो मैं पहले बताना भूल गया था। जी। आप देखिए उसमें जागरूकता आई थी, हाइजीन के ऊपर बात हुआ था, तो जिसके कारण काफ़ी अब सब लोग देखते हैं कि हाथ साफ करते हैं, कहीं गंदगी होती है तो टोकते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं। वैसे ही हमें टीबी के लिए भी जन भागीदारी, जन आंदोलन करने की आवश्यकता है जी। और वो प्रोग्राम से हम लोग आगे उसको कड़ी को और आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ करेंगे तो जागरूकता के जो हमारे जो एरियाज हैं, जो जागरूकता करने के जो प्रयास है सरकार की तरफ से, उसमें ज़्यादा फल मिल बिल्कुल। और पाएगा। सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है, लोगों का भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस जो है वो अगले लेवल तक पहुँचे। डॉक्टर सिन्हा, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अभी रिसेंट, वैसे तो मैं चाहूँगी दर्शकों को आप बताएं कि टीबी को लेकर क्या इलाज है मौजूदा वक्त में हमारे पास, लेकिन अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो क्या कोई नई वैक्सीन या कोई नया दवा जो है वो इसे लेकर इंट्रोड्यूस किया गया है? जी हाँ, मैं पहले टीबी का ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा। एक बार टीबी कंफर्म हो जाती है, जैसे टीबी का स्पुटम या एक्स्ट्राप्रोमिक टीबी कंफर्म हो जाती है, तो हम उस पेशेंट को डॉट सेंटर में रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। और हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, जो साधारण टीबी होती है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसमें हम 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, डेली रिजीम होती है, और उसमें हम रिफेम्सिन, आइसोनिazide, इथॉम्बिटॉल और पाराजेनामाइड 4 दवाएं जो हैं, ये इसकी एक ही टैबलेट में ये चारों दवाएं आने लगी हैं। अभी गवर्नमेंट सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो मैं बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से कि ये दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट डॉट सेंटर में मिलती हैं और डॉक्टर के सुपरविज़न में ये दवाएं दी जाती हैं। तो इसको हम 2 महीने के लिए देते हैं और कंटिन्यूएशन फेज़ में हम 3 दवाएं 4 महीने के लिए और देते हैं। उसमें रिफेम्सिन, आइसोनिazide और इथॉम्बिटॉल होता है। तो ये तो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस हुई। फिर कुछ लोगों को ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट करते हैं जीन एक्सपर्ट और मिजिट कल्चर, ये सब टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। अगर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल है। उसमें कुछ नई दवाएं भी आई हैं, जैसे आपने पूछा, तो एक नया
दवा बेडाकुलिन अभी कुछ सालों से इंडिया में आ गई है, और ये भी नेशनल प्रोग्राम में, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है इन दवाओं को भी। तो इसमें दो तरह की रिजीमन होती है, शॉर्टर रिजीम होती है और लॉन्गर रिजीम होती है, जिसमें बेडाकुलिन, लियोफ्लॉक्स, एथोम्बिटॉल, पाराजेनामाइड एंड इथेनोमाइड एंड हाई डोज आईएनएस देते हैं। और ये दवाएं जो है हम करीब 9 से 12 महीने के लिए दी जाती हैं। ठीक है। और साथ में मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन के भी कई ट्रायल चल रहे हैं, इंडिया में भी हैं और इंटरनेशनल लेवल भी ट्राई करना है, बट अभी टीबी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लॉन्च नहीं हुई है, बट उसे लेकर काम जो है वो चल रहा है। यहाँ बताना चाहूँगा कि वी हैव बीसीजी वैक्सीन जो नेशनल प्रोग्राम में है और बच्चों को हम देते हैं जी, तो वो भी टीबी के लिए दी कारगर है, उसको रोकने के लिए कारगर है। वो बीसीजी वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम में है और वो बच्चों को दी जाती है। डॉक्टर गोपाल, हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम रखी गई है, यस वी कैन एंड टीबी। हमारा जो लक्ष्य है, जो कि इंडिया ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक इसे ख़त्म करना है या इसको बहुत हद तक कम करना है। आप चूँकि 2023 की शुरुआत हो चुकी है, आपको लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब हैं, या अभी भी कुछ और इसमें बूस्टअप किए जाने की ज़रूरत है कि प्रोग्राम में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की जाएं ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से देश को निजात मिले? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है विश्व तपेदिक दिवस के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रयास हो रहा है उसमें गति आई 2018 के बाद, काफ़ी तीव्रता आई है। इस तीव्र गति को हमें बनाए रखना है। जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, जिसमें टीबी मित्र हैं, आपके निश्चय मित्र और निश्चय पोषण जी, ये काफ़ी दूरगामी परिणाम देंगे और ये काफ़ी तीव्रता लाएंगे प्रोग्राम में जी। जैसे आप देखेंगे कि टीबी मित्र प्रोग्राम है तो काफ़ी कॉरपोरेट्स सामने आए, काफ़ी लोग सामने आए और उन्होंने, आंकड़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से, काफ़ी बड़ी संख्या में जो टीबी के जो मरीज हैं उनको गोद लिया है जी। जब ऐसी अगर संभावना रहती है तो हमारे जो डिटेक्शन का कार्यक्रम है, टीबी को खोज कर हमें दवाइयों पे रखने वाला कार्यक्रम, वो काफ़ी तीव्रता आती है जी। जैसे आप देखेंगे कोविड के समय पूरे विश्व में जो टीबी का प्रोग्राम है काफ़ी स्टैटिक हो गया था, धीरे हो गया था, लेकिन भारत में उस प्रोग्राम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो हम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, जो हमारे जो टीबी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने सराहना की है कि इंडिया का जो जिस गति से टीबी प्रोग्राम चल रहा है 2025 का जो लक्ष्य है तो काफ़ी करीब है और हम लोग उसको लक्ष्य को काफ़ी हासिल करने के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं। काफ़ी करीब है। चूँकि वक्त की कमी है, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से कर लेना चाहूँगी। डॉक्टर संजीव, अगर हम, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि टीबी ना हो, हम उसकी गिरफ्त में ना आए, प्रिकॉशनरी हम क्या कर सकते हैं, एक आदमी क्या कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, पहले तो आप ध्यान रखें अगर कोई टीबी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए जी, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखें। बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी फूड लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस है, जैसे मैंने बताया क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। स्मोकिंग को अवॉइड करें। कोई अगर ड्रग यूजर्स हैं तो वो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ ना करें। और साथ में अगर आपको HIV इन्फेक्शन है तो आप HIV की एंटीट्रोयल थेरेपी टाइम पर लें और अपना CD4 कंट्रोल करके रखें और वायरल लोड कंट्रोल करके रखें। बिल्कुल। तो अच्छा खान पान और सावधानी बरतें, और साथ में जो अगर आपको कोई बीमारी है जैसे मैंने बताया उनका पूरी तरह से कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, तो टीबी से बचाव के लिए ये बातें बेहद ज़रूरी हैं। और डॉक्टर गोपाल, जाते जाते मैं चाहूँगी कि जागरूकता चूँकि बहुत ज़रूरी है, और जब 2022 में ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लॉन्च हुआ तो राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जन भागीदारी नहीं होगी, हम अपने जो उद्देश्य है उसको नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो लोगों का जुड़ना जो है वो बेहद ज़रूरी है। आप चूँकि अब हम करीब हैं तपेदिक दिवस के भी, क्या संदेश देंगे खासकर जागरूकता को लेकर? जागरूकता के लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार अपने प्रयास कर रही है, जन आंदोलन की तरफ कार्यरत है, कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति
हमें भी इससे जुड़ना है, समुदाय को हमें भी प्रेरित करना है कि तपेदिक के बारे में उसकी जागरूकता बढ़ानी है। अगर कोई लक्षण वाले मिलते हैं उनको भी हमें सिस्टम में लेकर आना है। एक व्यक्तिगत लेवल पे हम अगर प्रयास करेंगे तो व्यक्ति से ही आपका समुदाय बनता है, समुदाय से ही आपका जन आंदोलन बनेगा। तो पहली प्रमुखता है कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी जागरूकता फैला सकता हूँ, कितने अगर कोई लक्षण वाले मरीज हैं उनको कैसे सिस्टम में ला सकता हूँ ताकि उनका उपचार पूरी तरह से हो सके। उसके बाद फॉलोअप करूँ, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखूँ और देखूँ कि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। अगर हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी समझ कर ऐसा करेगा तो समुदाय के साथ जुड़कर जन आंदोलन बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, और आम लोगों की भी लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे मरीजों को सपोर्ट करें, उनको मेंटल सपोर्ट दें। डॉक्टर संजीव, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल सिस्टम में पेशेंट को लाएं। अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उन्होंने जगह जगह डॉट सेंटर बनाए, हर एरिया में डॉट सेंटर हैं। आपको अगर इस तरह के टीबी के सिम्टम्स हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और जांच करने के बाद अगर टीबी निकल कर आती है तो उसका पूरा इलाज करें। और ये भी मैं बताऊंगा कि इसको स्टिग्मा ना समझें। बिल्कुल, हाँ। इसमें आपको प्रयत्न करना है कि आप पूरे प्रिकॉशन रखें, बट ये एक स्टिग्मा नहीं है, ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। बिल्कुल। और इसका कोर्स आप पूरा करें 6 महीने का या 9 महीने का, जो भी कोर्स है डिजीज़ के हिसाब से, और ये ट्रीटेबल 100% ट्रीटेबल डिजीज। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो टीबी से ग्रसित हैं, बल्कि उनके लिए भी है, जैसे हम और आप जैसे लोग, जो कि उन लोगों को जागरूक करें, सरकारी जो कार्यक्रम है उनके बारे में उनको बताएं, और इसी से जन आंदोलन के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कार्यक्रम ने जन आंदोलन का रूप लिया है तो सफल हुआ है। इसी के साथ हेल्दी इंडिया में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।